नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही दिलचस्प और फाउंडेशनल अध्याय को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है नरमपंथियों की और उनके संवैधानिक संघर्ष की। सोचिए, क्या एक साम्राज्य को सिर्फ याचिकाओं से हराया जा सकता था? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यही वो सवाल है जो भारत के राष्ट्रवादियों की पहली पीढ़ी की पूरी रणनीति को डिफाइन करता है। मतलब क्या सिर्फ तर्कों और याचिकाओं से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता था? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1885 से 1905 के बीच के उस दौर में, जिसे भारतीय इतिहास में हम अर्ली नेशनलिस्ट्स या यूं कहें कि नरमपंथियों के युग के नाम से जानते हैं। इस दौर की कमान थी दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान बुद्धिजीवियों के हाथों में। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि भारत की राजनीतिक चेतना की, कह सकते हैं, नींव रखी। तो ये जो संघर्ष था, ये हथियारों का नहीं बल्कि दिमाग का था, कानूनों का था, तर्कों का था। ये एक संवैधानिक लड़ाई थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के दायरे में रहकर ही लड़ी जा रही थी। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे दौर को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले नरमपंथियों के दौर और उनकी मांगों पर बात करेंगे, फिर उनके जबरदस्त आर्थिक विश्लेषण को देखेंगे, उनकी सीमाएं क्या थीं, इसका मूल्यांकन करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिहाज से कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नरमपंथियों का जो मूल विश्वास था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार फंडामेंटली न्यायप्रिय है और अगर उन्हें सही तर्कों से सही तरीके से समझाया जाए तो वे भारतीय मांगों को मान लेंगे। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। वे ब्रिटिश संबंध तोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश शासन को एक राष्ट्रीय चरित्र प्रदान करना चाहते थे। मतलब उनका शुरुआती लक्ष्य क्रांति नहीं, सुधार था। वो ब्रिटिश शासन के अंदर ही भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार और भागीदारी चाहते थे। उनका जो तरीका था वो बड़ा ही सिस्टमैटिक था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो प्रस्ताव पारित करते थे, जैसे एक प्लान बनाना। फिर उन प्रस्तावों के आधार पर याचिकाएं तैयार करके सरकार को भेजते थे। इसके बाद जनमत तैयार करना, मतलब पब्लिक ओपिनियन बनाना, सिर्फ भारत में नहीं, ब्रिटेन में भी। और आखिर में वे ब्रिटिश संसद और सरकार को अपनी मांगों को मानने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते थे। तो फिर उनकी मांगें क्या थीं? देखिए, नरमपंथियों ने सिर्फ कुछ छोटे मोटे सुधारों की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने एक नए भारत के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पेश किया था। उनकी राजनीतिक मांगों का जो कोर आइडिया था वो था सरकार में भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी। वे चाहते थे कि विधान परिषदों का विस्तार हो, सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण हो, ताकि ऊंचे पदों पर भारतीय भी बैठ सकें। और सबसे जरूरी बात ये सुनिश्चित करना कि जिन कानूनों से भारतीयों पर शासन हो रहा है उन्हें बनाने में भारतीयों की भी आवाज हो। और साथ ही उन्होंने आम भारतीयों पर जो आर्थिक बोझ था उसे कम करने की भी मांग की, जैसे किसानों पर भारी भरकम भू राजस्व और आम आदमी पर नमक कर को कम करना। और हाँ, उन्होंने हमारे मौलिक नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने की भी बात की, जैसे बोलने की आज़ादी, जो उस समय बहुत ही सीमित थी। लेकिन अगर नरमपंथियों के सबसे बड़े और सबसे स्थायी योगदान की बात करें तो वो था ब्रिटिश शासन का उनका जबरदस्त आर्थिक विश्लेषण। ये सच में एक बौद्धिक जीत थी। उन्होंने दुनिया के सामने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का एक रेवोल्यूशनरी सिद्धांत रखा। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत का पैसा और संसाधन एक सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लैंड भेजे जा रहे थे और बदले में भारत को कोई खास आर्थिक फायदा नहीं हो रहा था। दादाभाई नौरोजी के इन शब्दों की ताकत देखिए। ब्रिटिश शासन एक चिरस्थायी और हर दिन बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण था। मतलब उन्होंने कॉलोनियल रूल को सिर्फ एक राजनीतिक शासन नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली आर्थिक लूट के रूप में दुनिया के सामने रख दिया। ये शब्द उस समय के लिए वाकई में क्रांतिकारी थे। और ये पहली बार था जब किसी ने साइंटिफिक तर्कों और आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि भारत की गरीबी का कारण ब्रिटिश नीतियां थीं। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे ये नीतियां हमारे उद्योगों को बर्बाद कर रही थीं और किसानों को कंगाल बना रही थीं। पर सवाल तो यही उठता है कि इन जबरदस्त तर्कों और याचिकाओं के बावजूद क्या अंग्रेजों ने उनकी बात सुनी? क्या इसका कोई नतीजा निकला? देखिए, 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था वो उनकी एक छोटी सी जीत जरूर थी। इसने विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था।
सुधार इतने मामूली थे और इतने धीरे धीरे हो रहे थे कि राष्ट्रवादियों में संतुष्टि से ज्यादा असंतोष ही बढ़ा। अब प्रगति धीमी क्यों थी? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो उनका आंदोलन आम जनता तक नहीं पहुंच पाया था। ये ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे अमीर तबके तक ही सीमित था। दूसरा, उनके याचिकाओं वाले तरीके की बहुत आलोचना होती थी। कई लोग इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर मजाक उड़ाते थे कि ये लोग अधिकारों के लिए लड़ नहीं रहे बल्कि भीख मांग रहे हैं। चलिए, अब कुछ उन मुख्य तथ्यों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं और देखते हैं कि नरमपंथियों की विरासत का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, एक अनपेक्षित परिणाम क्या हुआ। ये स्लाइड एक तरह से क्विक रिवीजन है। दादाभाई नौरोजी और उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, ये तो याद रखना ही है। साथ ही 1892 का अधिनियम एक लिमिटेड रिफॉर्म का उदाहरण है और स्वराज की शुरुआती मांग भी एक बहुत ही की पॉइंट है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। नरमपंथियों की धीमी प्रगति और सीमित सफलताओं ने अनजाने में ही राष्ट्रवाद के एक ज्यादा उग्र और आक्रामक दौर के लिए रास्ता तैयार कर दिया। जब याचिकाओं से बात नहीं बनी तो संघर्ष के नए और ज्यादा डायरेक्ट तरीकों की मांग उठने लगी और यहीं से उग्रवादियों का उदय हुआ। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। तो अंत में एक सवाल ये उठता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या नरमपंथियों का ये तरीका आज़ादी की लड़ाई का एक ज़रूरी पहला पड़ाव था जिसने ज़मीन तैयार की, या फिर ये एक नाकाम रणनीति थी जिसने असली संघर्ष को और देर कर दिया? इस तरह के और जानकारीपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं कि नरमपंथियों की रणनीति के बारे में क्या राय है।